14 जुलाई 1789 की सुबह फ्रांस के पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह फैल गई थी कि राजा सेना को आम नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। इस डर से लगभग 7,000 औरत और मर्द टाउन हॉल के सामने जमा हो गए और हथियार की खोज में कई सारे सरकारी भवनों में बलपूर्वक प्रवेश कर गए। इसी क्रम में सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर बास्तिल के किले पर आक्रमण कर किले के जेल को तोड़ डाला। यहाँ से भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल जेल का कमांडर मारा गया और सारे कैदी छुड़ा लिए गए। हालांकि कैदियों की संख्या केवल 7 थी। बास्तिल का किला सम्राट के निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण लोगों के घृणा का केंद्र था, इसलिए इसे ढा दिया गया और इसके बचे हुए अवशेष को बाजार में उन लोगों को बेच दिया गया जो इस ध्वंस को यादों में संजोना चाहते थे। इस घटना के कई दिन बाद तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुआ। बाद में इतिहासकार इस घटना को फ्रांसीसी क्रांति के शुरुआत के रूप में देखा, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस के शासक को फांसी दिया गया। बिहार बोर्ड क्लास 9th हिस्ट्री के 3rd चैप्टर में हम इसी फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ेंगे। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से पहले यानी 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक शक्तिशाली राज्य था। उसने उत्तरी अमेरिका के बड़े से क्षेत्र में पश्चिमी द्वीप समूह और अफ्रीका के मेडागास्कर टापू पर कब्जा कर लिया था। अर्थात फ्रांस एक बड़ा सा साम्राज्य था, पर रियलिटी में फ्रांस अंदर से खोखला हो चुका था। इस समय फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। राजा मनमानी ढंग से शासन करता था, उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था। देश में कोई कानून नहीं था, राजा का इच्छा ही कानून होती थी। राजा और उसके मंत्रीगण ऐशो आराम का जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, बाकी प्रजा फटे हाली में जी रहे थे। यहाँ फ्रांस में समाज भी 3 वर्गों में बटा हुआ था, पादरी, कुलीन और सर्वसाधारण वर्ग। पादरी और कुलीन जनसंख्या में कम होने के बावजूद भी शक्तिशाली और कई सारे विशेषाधिकार प्राप्त थे। वहीं सर्वसाधारण वर्ग जनसंख्या में अधिक होने के बावजूद भी कमजोर था। यहाँ कुल जनसंख्या का लगभग 90% लोग किसान थे, परंतु जमीन पर कुलीन और पादरी वर्ग का ही अधिकार था। ये कुलीन और पादरी लोग राजा को टैक्स भी नहीं देते थे। टैक्स का सारा बोझ सर्वसाधारण वर्ग यानी आम जनता पर पड़ता था और लंबे समय तक चले युद्ध के कारण राजकोष खाली हो चुका था तथा राजा के फिजूल खर्ची ने फ्रांस की जनता पर अत्यधिक टैक्स का बोझ डाल दिया था। इसके साथ ही सामाजिक भेदभाव के उत्पीड़न ने जनता को क्रांति के कगार पे लाकर खड़ा कर दिया। अर्थात फ्रांसीसी क्रांति के कई सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और बौद्धिक कारण थे। ये कहानी शुरू होती है साल 1774 से, जब बुर्बो वंश के लुई 16वां फ्रांस के राजगद्दी पर बैठता है। उस समय उनका एज मात्र 20 साल का था और हाल ही में इनका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुई थी। यूरोप के अन्य देशों के समान ही फ्रांस में भी राजतंत्र था। राजा के पास सारी शक्ति थी। राजा खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। उसकी इच्छा ही कानून थी। लुई 16वां से जो पहले शासक था लुई 14वां, वो कहता भी था मैं ही राज्य हूँ, और लुई 16वां का भी कहना था कि मेरी इच्छा ही कानून है। इस समय फ्रांस में राजाज्ञा का उल्लंघन करना यानी राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना अपराध था। इस समय फ्रांस में राजा की निरंकुशता को नियंत्रित करने के लिए यानी राजा को मनमाने ढंग से फैसला लेने से रोकने के लिए पार्लमा नामक एक संस्था थी जो राज दरबार से विकसित हुआ था। यह एक तरह का न्यायालय था। पूरे देश में इसकी संख्या 17 थी। इनमें से एक पेरिस में था जो सर्वोच्च न्यायालय की तरह राजा के निर्णयों का समीक्षा कर सकता था। बाकी 16 पूरे देश भर में था। इन न्यायालयों में केवल कुलीन वर्ग वाले ही न्यायाधीश हो सकते थे और इनका पद वंशानुगत था। ये सभी न्यायालय और न्यायाधीश अपने सुख सुविधा के लिए राजा पर आश्रित होते थे। इसलिए यह पार्लियामेंट राजा के गलत निर्णयों को रोकने के स्थान पर इसका समर्थन करता था। इसके अलावा फ्रांस की न्याय व्यवस्था में कई सारी
और कमी थी। यहाँ न्याय मिलना बहुत महंगी थी। छोटे छोटे मुकदमों में भी बहुत अधिक धन खर्च होता था। अच्छे योग्य जज भी नहीं थे, इसलिए यहाँ न्याय मिलना बहुत कठिन था। फ्रांस की न्यायिक व्यवस्था की सबसे विचित्र बात है राजआज्ञा, जिसे लेटर दी कैचे कहते थे। इस पत्र के माध्यम से कोई भी कुलीन, दरबारी या राजा के करीबी लोग अपने विरोधियों को सजा दिलवा सकता था। इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सजा दिया जा सकता था। अमीर लोग इसे खरीद कर मनमाना इसका दुरुपयोग करते थे। साथ ही दंड संबंधी कानून में भी वर्ग के आधार पर भेदभाव किया गया था। सामान्य अपराध के लिए उच्च वर्ग के लोगों को हल्की सजा दी जाती थी और साधारण वर्ग के लोगों को कठोर सजा दी जाती थी। यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं था। फ्रांस का राजकीय धर्म कैथोलिक था, इसलिए प्रोटेस्टेंट ईसाई को कठोर सजा दी जाती थी। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी नहीं था। भाषण, लेखन और प्रकाशन में कठोर प्रतिबंध लगा हुआ था। फ्रांस में प्रशासनिक एकरूपता का अभाव था। वहां अलग अलग प्रांतों, जिलों और प्रशासनिक इकाइयों में अलग अलग कानून चलता था। विभिन्न क्षेत्रों में करीब 400 कानून प्रचलित था। साथ ही मापतौल की प्रणाली, न्याय व्यवस्था, कानून और मुद्रा के प्रचलन में एकरूपता नहीं थी। फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या थी कि सारा शक्ति राजा के हाथों में ही केंद्रित था। उसके इच्छा और सहमति के बिना कोई काम नहीं हो सकता था और राजा अपने भोग विलास में लगा हुआ था। जनता से वसूला गया टैक्स का पैसा, धन अपने अय्यासी पर खर्च करता था। लुई 16वां पेरिस से मीलों दूर वारसाय में बहुत सारा धन खर्च करके एक बड़े से महल में रहता था। उसके सेवा में बहुत सारे दास दासियां थी। मजेदार बात यह है कि लुई 16वां इकलौता नहीं था। उनकी रानी मैरी एंटोइनेट उनसे भी बड़ी महान आत्मा थी, उनसे भी बड़ी अय्यास महिला थी। रानी अपने फिजूल खर्ची के कारण मैडम डेफिसिट के नाम से जानी जाती थी। इतना ही नहीं, राज दरबार में चाटुकारों का भीड़ लगा हुआ रहता था। राजा के सेवक, सलाहकार और अधिकारी सभी भ्रष्ट थे। राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि पैरवी के आधार पर की जाती थी। हमारा अगला टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण। फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। सबसे टॉप पर बैठे थे पादरी वर्ग, यानी पंडित लोग, जिन्हें हम चर्च का पुजारी भी कह सकते हैं। यह फ्रांस का सबसे शक्तिशाली और सुविधा प्राप्त वर्ग था। इन्हें अनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले टैक्स में छूट। पादरी लोग टैक्स नहीं देते थे बल्कि खुद किसानों से टैक्स वसूलते थे। ये टाइद नाम का टैक्स वसूलता था जो उपज का 10% होता था। यहाँ पादरी वर्ग भी 2 उपवर्गों में बटे हुए थे, बड़े पादरी और साधारण पादरी। बड़े पादरी संख्या में कम थे पर उनके पास बहुत अधिक संपत्ति था। फ्रांस के समस्त भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा उनके ही पास था। चर्च की संपत्ति भी उनके नियंत्रण में थी। इनके पास आलीशान महल, हीरे जवाहरात भी थे। बड़े पादरियों का जीवन भोग विलास में बीतता था। इन्हें आध्यात्मिकता और धर्म से कोई मतलब नहीं था। वहीं दूसरी ओर साधारण पादरी बड़ी संख्या में थे, कष्टमय जीवन जीते थे। इन्हें समाज में किसी भी प्रकार का सम्मान प्राप्त नहीं था, ना ही कोई विशेषाधिकार प्राप्त था। इन्हें राज्य को टैक्स भी देना पड़ता था। पादरी से नीचे कुलीन वर्ग था। ये वर्ग भी सुविधा प्राप्त था। प्रशासन, सेना और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति इसी वर्ग से की जाती थी। इनके पास पैसा और पावर दोनों था। इनके पास फ्रांस के कुल भूमि का 20% भाग, आलीशान महल, बाग, बगीचे थे। इन्हें राज्य की ओर से उपहार यानी पारितोषिक भी दिए जाते थे। कुलीन वर्ग का समाज में काफी इज्जत था। इन्हें माई लॉर्ड, योर ग्रेस जैसे सम्मानजनक शब्दों से संबोधित किया जाता था। ये पादरी के तरह ही राज्य को टैक्स नहीं देता था। इनका अधिकांश समय भोग विलास और राजा की चाटुकारिता में बीतता था। पादरियों के तरह कुलीन वर्ग भी 2 उपवर्गों में बटा हुआ था, जन्मजात कुलीन और ओहदेदार कुलीन। जन्मजात कुलीन वे लोग जो कुलीन परिवार में जन्म लेने के वजह से कुलीन कहलाते हो और ओहदेदार कुलीन वे लोग
जो राजा के द्वारा कोई पद या ओहदा प्राप्त होने की वजह से कुलीन कहलाते हो। कुलीनों में जो कुछ बड़े कुलीन थे वो राज दरबार से जुड़े हुए थे, वे वारसा में राजा के निकट रहते थे, जबकि ग्रामीण में इनके बड़ी बड़ी जमींदारियां थी। इनकी जमींदारियां इनके कर्मचारी संभालते थे, इसलिए इन्हें अनुपस्थित जमींदार भी कहा जाता था। छोटे कुलीन अपने जमींदारी में देहातों में रहते थे, इसलिए इन्हें देहाती जमींदार कहा जाता था। ये धन, सम्मान और विशेषाधिकार में बड़े कुलीनों के बराबर नहीं थे। इन्हें प्रशासनिक पदों पर नियुक्त तो किया जाता था, पर यह पद और सम्मान के लिए राजा के इच्छा पर निर्भर करता था। फ्रांसीसी समाज के सबसे निचले पायदान पर सर्वसाधारण वर्ग आते थे। सर्वसाधारण वर्ग में किसानों की संख्या सबसे अधिक थी। वैसे फ्रांस के टोटल पॉपुलेशन का लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन का मालिक पादरी और कुलीन वर्ग थे। यहाँ किसानों की स्थिति काफी दयनीय थी। इन्हें अपने उपज का बहुत बड़ा हिस्सा राज्य को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। इसके अलावा पादरियों और कुलीनों को भी टैक्स देना पड़ता था। इन किसानों को बेगार यानी फ्री में भी काम करना होता था, जैसे रोड सड़क का निर्माण करना, आर्मी में सेवा देना होता था। इसके अलावा इन्हें विशेष अवसरों पर जैसे विवाह और जन्म उत्सव पर कर चुकाना होता था। इस प्रकार तीसरे वर्ग को अनेक प्रत्यक्ष कर यानी टाइल देने के बाद अनगिनत अप्रत्यक्ष कर चुकाना पड़ता था, जो नमक, तंबाकू जैसे रेगुलर यूज के सामानों पर लगाया जाता था। राज्य का पूरा अर्थव्यवस्था इसी तीसरे वर्ग से प्राप्त टैक्स पर आधारित था। इस तीसरे वर्ग से ही फ्रांस में एक सशक्त, जागरूक मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इन्हें हम बुजुर्गा वर्ग कहते हैं। ये लोग शहर में रहते थे। इनमें पढ़े लिखे लोग, सरकारी कर्मचारी, लेखक, चिकित्सक, व्यापारी और पूंजीपति सभी आते थे। इनके पास धन और योग्यता दोनों था। ये धन और विवेक के मामले में कुलीन वर्ग से किसी भी प्रकार कम नहीं थे, लेकिन इनके पास सामाजिक सम्मान और विशेषाधिकार नहीं था। इसीलिए इन्होंने पादरी और कुलीन के विशेषाधिकार के विरुद्ध आवाज उठाया और समानता की मांग की। इसी मध्यम वर्ग ने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के लिए वातावरण तैयार किए। फ्रांसीसी क्रांति का अगला कारण है आर्थिक कारण। फ्रांस की अर्थव्यवस्था अव्यवस्थित थी। यहाँ राजकीय आय और राजा के व्यक्तिगत आय में कोई अंतर नहीं था। किन स्रोतों से कितना धन आएगा और किन किन चीजों पर इन्हें खर्च करना है, कुछ निश्चित नहीं था। निश्चित योजना न होने के कारण फ्रांस में आर्थिक तंगी था। युद्ध के समय तो फ्रांस दिवालिया हो गया था, अर्थात फ्रांस के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपना कर्ज चुका सके। और फ्रांस दिवालिया हो भी क्यों नहीं, इनका टैक्स वसूलने का तरीका ही गलत था। समाज के पहले दो वर्ग से टैक्स ही नहीं लिया जाता था। टैक्स का सारा बोझ तीसरे वर्ग के किसानों पर था। इसलिए फ्रांस में कहा भी जाता था कि पादरी पूजा करते हैं, कुलीन युद्ध लड़ते हैं और आम जनता टैक्स देती है। ऐसी व्यवस्था में असंतोष होना या क्रांति होना स्वाभाविक है। इसके अलावा टैक्स निश्चित नहीं था। टैक्स वसूलने का काम ठेका पे दिया जाता था और ये ठेकेदार, जिन्हें टैक्स फार्मर कहा जाता था, ये मनमाना टैक्स वसूल कर अधिक से अधिक धन कमाता था। टैक्स वसूलने के लिए किसानों पर अत्याचार करते थे। ऐसा कहा जाता था कि टैक्स फार्मर अस्त्र शस्त्र से सजे आक्रमणकारी से ज्यादा विनाशकारी होता था। इसके साथ साथ विशेष लोगों को टैक्स में छूट देने से, सही से राजकोष में टैक्स जमा नहीं करने से फ्रांस आर्थिक रूप से दिवालिया हो गया। खर्च बढ़ता गया और आमदनी घटती गई। इस अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था में व्यापार वाणिज्य ठप पड़ गया। व्यापारियों पर अनेक प्रतिबंध लगे हुए थे। उन्हें प्रत्येक प्रांत, जिला, शहर और स्थान पर अलग अलग प्रकार का टैक्स देना पड़ता था। इसलिए व्यापार वाणिज्य लाभदायक नहीं रहा और इसका बुरा असर फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। औद्योगिकरण की वजह से घरेलू उद्योग धंधे बंद हो गए और इसमें काम करने वाले कारीगर और मजदूर बेकार हो गए। इस बेरोजगारी ने आर्थिक स्थिति को दयनीय बना दिया। फ्रांसीसी क्रांति का अगला कारण है सैनिक असंतोष। फ्रांस की सेना में अधिकांश लोग किसान परिवार से आते थे, जो तत्कालीन व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। सैनिकों को नियमित वेतन नहीं मिलता था। क्रांति के समय सैनिकों का बहुत दिन से वेतन बकाया था। सेना के भोजन, वस्त्र का ठीक से प्रबंध नहीं था। सेना में पदोन्नति योग्यता के आधार पर नहीं दी जाती थी। सेना के उच्च पदों पर सिर्फ कुलीन वर्ग के लोग ही नियुक्त होते थे। इससे भी सेना असंतुष्ट थी। अगला फ्रांसीसी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण है
बौद्धिक कारण। फ्रांस की क्रांति में फ्रांस के बौद्धिक वर्ग का महत्वपूर्ण भूमिका है। अनेक दार्शनिक, लेखक, विचारक हुए। इन लोगों ने फ्रांस की तत्कालीन व्यवस्था का विरोध किया। जनता इनके विचारों से गहरे रूप से प्रभावित हुए। जिन दार्शनिकों के विचारों ने फ्रांस की जनता को क्रांति के लिए तैयार किया, उसमें मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। मॉन्टेस्क्यू ने कहा, यदि शासक उचित रूप से अपने जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर सके तो क्रांति द्वारा उसे नष्ट करने का अधिकार जनता को प्राप्त है। मॉन्टेस्क्यू एक उदार विचारों वाला दार्शनिक था। उनका मानना था कि जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता मानव के जन्मसिद्ध अधिकार हैं। मॉन्टेस्क्यू खुद कुलीन वर्ग से था, लेकिन उसने राज्य और चर्च दोनों के विरुद्ध बोला था। मॉन्टेस्क्यू ने कई सारे पुस्तक लिखे। पर्सियन लेटर्स, द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। द स्पिरिट ऑफ लॉज अर्थात विधि की आत्मा, जिसे उन्होंने 1748 में प्रकाशित किया था, जिसमें शक्ति के पृथकीकरण का सिद्धांत दिया, यानी शक्ति के बंटवारा का सिद्धांत। इसके अनुसार राज्य की संपूर्ण शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए। शक्ति को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट देना चाहिए। ऐसा करने से शासन निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं होगा। मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांतों का प्रभाव अमेरिका पर भी पड़ा। अमेरिका इंग्लैंड से स्वतंत्र होने के बाद अपने संविधान में इन सिद्धांतों को प्रमुख स्थान दिया, जिससे फ्रांस में भी ऐसे मांगे होने लगी। मॉन्टेस्क्यू के समान वोल्टेयर ने भी अपने पुस्तक और लेख में राज्य की कड़ी आलोचना की है। पर वोल्टेयर निरंकुश शासन यानी राजतंत्र में विश्वास रखता था। उनका मानना था कि 100 चूहों के अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। उसने चर्च की भ्रष्टाचार पर बोला कि भ्रष्ट गिरजाघर को नष्ट कर देना चाहिए। उनके इन विचारों के कारण शासक ने उसे देश से निकाल दिया। फ्रांस का सबसे बड़ा दार्शनिक है जियों जॉक रूसो। उनका कहना था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चैन्स। रूसो ने इन जंजीरों को तोड़ फेंकने को कहा। उसने अपनी प्रमुख पुस्तक एमिली और दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का समर्थन किया है। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उसने जनमत अर्थात जनता को सबसे शक्तिशाली माना और कहा कि राज्य तो जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बना है। इस प्रकार रूसो ने फ्रांसीसी क्रांति का माहौल तैयार किया। इस समय फ्रांस में एक और दार्शनिक था, जॉन लॉक। उसने राजशाही के दैवीय स्वरूप यानी लोगों में जो ये विश्वास था कि राजा और रानी ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं, इस विश्वास को तोड़ने का काम किया। उसने अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, जिसे 1690 में प्रकाशित किया, उसमें अपने विचारों का प्रतिपादन किया, जिसका प्रभाव अमेरिकी संविधान और फ्रांसीसी क्रांति पर पड़ा। इन विचारकों के अलावा फ्रांस में अन्य लेखक और विद्वान भी हुए, जिनके विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरणा दी। फ्रांस के अर्थशास्त्री क्वेसने, तुर्जो और नेकर ने फ्रांस की कमजोर अर्थव्यवस्था की आलोचना कर उसमें सुधार लाने की उपाय बताए। इन सभी ने फ्रांस की जनता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला।